आमतौर पर मेडिकल साइंस में चीजें काफी स्पष्ट होती हैं, राइट? हाँ। जैसे अगर किसी की हड्डी टूटी है तो एक्सरे में एक साफ सफेद लाइन दिख जाएगी। हाँ बिल्कुल, एक तरह का बाइनरी सिस्टम होता है वहाँ, या तो खराबी है या नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट। एग्जैक्टली। और इस सटीकता से ना एक बड़ी तसल्ली मिलती है। इंसान के दिमाग को हर चीज पर लेबल लगाना पसंद है, लेकिन जैसे ही हम न्यूरो डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की दुनिया में आते हैं हाँ। तो ये एक्सरे मशीन धुआं देने लगती है। सही कहा, चीजें इतनी धुंधली हो जाती हैं कि समझ ही नहीं आता कि किसी का अपना स्वाभाविक व्यवहार कहाँ खत्म हो रहा है और उसकी मानसिक बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है। और मानसिक स्वास्थ्य की इसी धुंधली दुनिया का सबसे क्लासिक उदाहरण है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे क्लिनिकल भाषा में हम एनपीडी कहते हैं। हाँ, एनपीडी। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी की जटिल और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी दुनिया को खंगालने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज जो स्रोत उपलब्ध है उनमें DSM-4 और DSM-5 के विस्तृत क्लिनिकल मानदंड शामिल हैं। साथ ही शिकागो यूनिवर्सिटी की एक बिल्कुल नई बायोलॉजिकल रिसर्च भी है। और कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल के स्टडीज भी हैं जो पूरी तरह से हैरान कर देंगी। हमारा आज का मुख्य उद्देश्य बहुत सीधा है। मतलब पॉप कल्चर ने नार्सिसिस्ट शब्द को एक मजाक सा बना दिया है। हाँ, लोग इसे बहुत हल्के में लेने लगे। किसी ने जिम की 2 सेल्फी ज्यादा पोस्ट कर दी तो तुरंत उसे नार्सिसिस्ट कह दिया जाता है। राइट। या फिर मीटिंग में अपनी थोड़ी तारीफ कर दी तो उस पे ठप्पा लगा दिया जाता है। लेकिन आज हम इसके विज्ञान, इसके पीछे के दर्द और असली क्लिनिकल सच्चाई को अनपैक करेंगे। तो शुरुआत DSM-5 से करते हैं। ये क्लिनिकल स्तर पर काम कैसे करता है? DSM-5 इसे मुख्य रूप से 2 कमियों के नजरिए से देखता है। पहला है सेल्फ फंक्शनिंग, यानी व्यक्ति के अपनी पहचान। एक स्वस्थ इंसान जानता है कि वो कौन है। लेकिन एनपीडी में व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान एक खाली बर्तन की तरह होता है। इस बर्तन में पैंदा नहीं होता है, इसलिए इसे लगातार दूसरों की तारीफों से भरना पड़ता है। मतलब उन्हें लगातार वैलिडेशन चाहिए होता है। बिल्कुल। और दूसरा पहलू है इंटरपर्सनल फंक्शनिंग। इसमें दूसरों के साथ घनिष्ठता और सहानुभूति यानी एम्पैथी की भारी कमी होती है। तो वो जो खुद को महान समझने वाली बात है, जिसे ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, और हर वक्त ध्यान खींचने की जरूरत, वो सब इसके कोर लक्षण हैं। एग्जैक्टली। यही इसके सबसे मुख्य क्लिनिकल मानदंड हैं। डेटा भी इस बारे में काफी दिलचस्प है। अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि 6.2% लोग अपने जीवन काल में इससे प्रभावित होते हैं। और इसमें पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं से ज्यादा है। राइट। हाँ, पुरुषों में यह करीब 7.7% है, जबकि महिलाओं में 4.8%। ये अक्सर युवा वयस्कों या तलाकशुदा लोगों में ज्यादा देखा जाता है। और इसके साथ अक्सर सब्सटेंस अब्यूज या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी अन्य स्थितियां भी पाई जाती हैं। लेकिन 1 मिनट, 6.2% का मतलब है कि हर 100 में से 6 लोग। ये आंकड़ा थोड़ा अजीब नहीं लगता? किस तरह से? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सामान्य मानवीय व्यवहार है या कॉर्पोरेट दुनिया में सरवाइव करने के लिए जरूरी थोड़ा सा आक्रामक अहंकार है, हम उसी को मेडिकल नाम देकर बीमारी बना रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस में एक बहुत साफ लकीर खींची जाती है। थोड़ी बहुत तारीफ सुनना सबको पसंद है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये तब विकार बनता है जब ये जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट पैदा करता है। मतलब जब तक ये व्यवहार असल जिंदगी में तबाही न मचा दे, तब तक इसे बीमारी नहीं कहेंगे। बिल्कुल। एनपीडी में अगर वो ध्यान या तारीफ नहीं मिलती तो उनका पूरा वजूद खतरे में आ जाता है। वो अंदर से टूट सकते हैं या भयानक रूप से हिंसक हो सकते हैं। तो ये तारीफें उनके लिए ऑक्सीजन की तरह है। बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह हैं। इसके बिना उनका सेल्फ ही कोलैप्स कर जाता है। ये तो बिल्कुल उस इमारत की तरह है जो बाहर से बहुत भव्य है, रंग रोगन चमक रहा है, लेकिन अगर उसकी नींव में झांक कर देखें तो वो पूरी तरह से खोखली है। सिर्फ खोखली ही नहीं, बल्कि वो नींव असल में बारूदी सुरंगों से भरी है। स्रोत सामग्री से एक बहुत बड़ा खुलासा ये होता है कि एनपीडी सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता। ओहो! तो इसके अलग अलग रूप भी हैं। हाँ, इसके 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक है ओवर्ट या ग्रैंडियोस प्रकार। ये वो आक्रामक, मोटी चमड़ी वाले लोग हैं जो किसी कमरे में घुसते ही पूरी महफिल लूट लेना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि दुनिया बस उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। राइट? एग्जैक्टली। और दूसरा है कोवर्ट या वल्नरेबल प्रकार, जो बहुत शर्मीले, अत्यधिक संवेदनशील और पतली चमड़ी वाले होते हैं। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो कोने में बैठकर सोचते हैं,
कि दुनिया उनके टैलेंट को समझ क्यों नहीं पा रही है। हाँ, और ओटो कॉर्नबर्ग जैसे शोधकर्ताओं ने यहाँ जो रहस्य सामने रखा है वो सच में डरावना है। ये दो अलग-अलग तरह के लोग नहीं है। कॉन्फिडेंट व्यक्ति लग रहा है, वही अंदर से दुनिया का सबसे डरा हुआ इंसान है। ओ माय गॉड, ये विरोधाभास तो बहुत अजीब है। स्रोतों में दी गई श्रीमती एन की केस स्टडी से यह बात एकदम साफ हो जाती है। हाँ, श्रीमती एन का केस बहुत ही सटीक उदाहरण है इसका। मतलब वो बाहर से इतनी डिमांडिंग और गुस्से वाली महिला थी कि उन्हें बात बातों पर पुलिस बुलानी पड़ जाती थी। हाँ, कार मैकेनिक ने गाड़ी ठीक से साफ नहीं की, पुलिस बुला लो। पर्सनल ट्रेनर ने मर्जी से टाइम नहीं बदला, उस पर आग बबूला हो जाओ। हाँ, हमेशा एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि दुनिया की जुर्रत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। लेकिन जब थेरेपी में उनके इस व्यवहार की परतें उधेड़ी गईं, तो अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। अंदर से वे खुद को बहुत छोटा और अस्वीकृत महसूस करती थी। तो क्या हम इसे एक पेंडुलम की तरह देख सकते हैं जो सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी के बीच लगातार झूलता रहता है? बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह। लेकिन एक इंसान एक ही समय में इतना आक्रामक और इतना डरा हुआ कैसे हो सकता है? दिमाग में ये विरोधाभास काम कैसे करता है? असल में वो आक्रामकता उनके डर का बचाव करने का एक तरीका है। उनका दिमाग खतरे को भांपते एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है। मतलब इससे पहले कि तुम मुझे रिजेक्ट करो, मैं ही तुम्हें तबाह कर दूंगा, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली। वो ढाल ही उनके जिंदा रहने का तरीका है। और इसी बेकाबू आक्रामकता को देखकर अक्सर माना जाता है कि एनपीडी वाले लोगों में सहानुभूति या एम्पैथी की पूरी तरह कमी होती है। हाँ, ये तो बहुत आम धारणा है कि नार्सिसिस्टिक लोगों में एम्पैथी नहीं होती। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये एक मिथक है। असल में उनके पास कॉग्निटिव एम्पैथी भरपूर होती है। कॉग्निटिव एम्पैथी? मतलब वे दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं? हाँ, वो किसी एक्सरे स्कैनर की तरह सामने वाले के इरादों को समझ सकते हैं, लेकिन उनमें इमोशनल एम्पैथी की कमी होती है, यानी वे दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकते। इस अंतर को समझने के लिए वो एलेक्सिथीमिया वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। एलेक्सिथीमिया एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान अपनी खुद की भावनाओं को पहचानने और उन्हें शब्दों में बयां करने में असमर्थ होता है। तो वे अपनी भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के बीच अंतर ही नहीं कर पाते। सही कहा। शोध बताते हैं कि उनके अंदर छिपी हुई शर्म और विफलता का डर बहुत गहरा होता है, पर वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाते। उन्हें लगेगा कि उनके पेट में दर्द हो रहा है या थकान हो रही है, पर वे उसे भावना का नाम नहीं दे पाते। ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी के पास कार चलाने का पूरा मैनुअल हो, उसे पता हो कि कौन सा गियर कहाँ है, लेकिन कार में ईंधन ही ना हो। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर वे अपनी भावनाओं को महसूस ही नहीं कर पाते, तो वो इतने कुशल तरीके से दूसरों को मैनिपुलेट कैसे कर लेते हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि सामने वाले की कौन सी नस दबानी है? क्योंकि उनका दिमाग भावनाओं को एक आपसी जुड़ाव की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ डेटा या रणनीति की तरह प्रोसेस करता है। ओह, तो कॉग्निटिव एम्पैथी उन्हें कच्चा डेटा देती है, और क्योंकि इमोशनल एम्पैथी उन्हें लोकती नहीं है, वो उसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। एग्जैक्टली। उन्हें अपराध बोध महसूस नहीं होता, इसलिए वे शतरंज के खिलाड़ी की तरह उस डेटा से गेम खेलते हैं। वाह, यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम मनोविज्ञान की दुनिया से निकलकर एक बहुत ही चौंकाने वाले बायोलॉजिकल एंगल पर आते हैं। हाँ, शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने इस पूरी चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया है। बिल्कुल। इस रिसर्च के अनुसार एनपीडी का एक जैविक यानी बायोलॉजिकल आधार भी है। इनके रक्त में 8OHDG नामक एक बायोमार्कर का स्तर बहुत बढ़ावा पाया गया है, जो कि शरीर में उच्च ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सीधा संकेत है। आसान भाषा में कहें तो उनका शरीर लगातार एक अलार्म स्थिति में रहता है। और इसका सबसे हैरान करने वाला तथ्य ये है कि बिल्कुल यही समान जैविक मार्कर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी बीपीडी में भी देखा जाता है, जो कि बाहर से देखने में एनपीडी के बिल्कुल विपरीत लगता है। एनपीडी में आत्मसम्मान आसमान पर होता है, जबकि बीपीडी में बहुत कम होता है। लेकिन बायोलॉजिकल रूप से वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब एनपीडी असल में पर्यावरण के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी का विकार है। बिल्कुल। उनका शरीर 24 घंटे एक थ्रेट रिस्पॉन्स में जी रहा है। कोई कुछ कह दे तो उनका खून उबलने लगता है, भले ही चेहरे पर एक मुस्कान क्यों ना हो। ये तो ऐसा हुआ कि हम सोच रहे थे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खराब लग रहा है, किसी तरह का वायरस आ गया है, लेकिन खराबी असल में मदरबोर्ड में निकली। हाँ, हार्डवेयर ही ओवरहीट हो रहा है। लेकिन अगर ये समस्या खून और जीव विज्ञान में है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बचपन की घटनाओं और मनोविज्ञान का कोई लेना देना नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनोविज्ञान में इसे डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल कहा जाता है। बायोलॉजी इंसान को सिर्फ एक संवेदनशीलता देती है। तो मतलब एक व्यक्ति ऐसा दिमाग लेकर पैदा हो सकता है जो रिजेक्शन के प्रति बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो। हाँ, लेकिन
वो जेनेटिक बंदूक तब तक गोली नहीं चलाती जब तक कि बचपन का कोई पर्यावरण या आघात उसका ट्रिगर ना दबाए। तो ये ट्रिगर असल में वो शुरुआती मैलाडैप्टिव स्कीमा होते हैं जो बचपन में विकसित होते हैं। एग्जैक्टली एनपीडी के विकास में इन शुरुआती मैलाडैप्टिव स्कीमा का बहुत बड़ा हाथ होता है। स्रोत सामग्री में 3 मुख्य स्कीमा का जिक्र था। पहला इमोशनल डेप्रिवेशन यानी भावनात्मक अभाव, जब बच्चे को प्यार और सुरक्षा नहीं मिलती। दूसरा है डिफेक्टिवनेस या शेम, जब बच्चे को महसूस कराया जाता है कि वो अंदर से खराब है और उसे खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए। और तीसरा था अनरिलेंटिंग स्टैंडर्ड्स, खुद से अत्यधिक उच्च उम्मीदें रखना, जहां प्यार सिर्फ तभी मिलता है जब आप परफेक्ट हों। बिल्कुल। जब एक बायोलॉजिकली हाइपर सेंसिटिव बच्चे को ऐसा माहौल मिलता है तो वो टूटकर बिखरने के बजाय ओवर कंपनसेशन का रास्ता चुनता है। मतलब वो इसके बचाव में अधिकार जताने और स्वीकृति चाहने का एक मुखौटा पहन लेता है। हाँ, वो सोचता है कि अगर मुझे प्यार नहीं मिल सकता तो मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि लोग मुझे इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल एक भारी कवच पहनने जैसा है। उन्होंने ये कवच इसलिए पहना क्योंकि वे अंदर से घायल हैं, लेकिन वो कवच इतना भारी और नुकीला है कि जो भी उनके करीब आता है उसे चोट लग जाती है। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। उनकी अपनी ही ढाल दूसरों के लिए हथियार बन जाती है। लेकिन क्या हर वो व्यक्ति जिसने बचपन में ऐसा अभाव झेला है वो आगे चलकर नार्सिसिस्ट बन जाता है? ये बदलाव कब और क्यों होता है? नहीं, हर कोई ऐसा नहीं बनता। कुछ बच्चे उस अभाव में दबकर डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, तो जो लोग इस दर्द से लड़ने और खुद पर अधिकार जताने का फैसला करते हैं वो इस विकार की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, उनका वो रक्षा तंत्र ही आगे चलकर उनका डिसऑर्डर बन जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अक्सर माना जाता है कि एनपीडी का कोई इलाज नहीं है, क्या ये सच है? पूरी तरह से नहीं, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रांसफरेंस फोकस्ड साइकोथेरेपी, जिसे हम टीएफपी कहते हैं, वो एक नई उम्मीद जगाती है। सामान्य थेरेपी इन पर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि सामान्य थेरेपी में मरीज थेरेपिस्ट को ही मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। टीएफपी में थेरेपिस्ट को शुरुआत में ही बहुत कठोर सीमाएं या कॉन्ट्रैक्ट तय करने होते हैं। हाँ, जैसे श्रीमती एन के केस में हुआ था। उन्होंने तो पहले ही दिन थेरेपिस्ट के क्लिनिक को झाड़ू रखने की कोठरी कह दिया था और पार्किंग को लेकर भी भयंकर हंगामा किया था। वो असल में थेरेपिस्ट को उकसा रही थी कि वो उन्हें रिजेक्ट कर दी, ताकि उनकी ये धारणा सच साबित हो जाए कि पूरी दुनिया बहुत बुरी है। एग्जैक्टली। और यही थेरेपिस्ट को उनके गुस्से और अपमान को बिना पलटवार किए सहना होता है। तो थेरेपिस्ट का काम एक ऐसे शीशे की तरह बनना है जो पत्थर पड़ने पर भी ना टूटे। बिल्कुल सही। जब श्रीमती एन के गुस्से और अलगाव का सामना पूरी शांति से किया गया तो धीरे धीरे उनके व्यवहार में सुधार आया। हाँ, केस स्टडी बताती है कि उनका पारिवारिक जीवन बेहतर हुआ और उन्होंने अपनी असल उदासी यानी डिप्रेशन का सामना करना शुरू किया। उनका वो भारी कवच आखिरकार पिघलने लगा था। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे लोग तो मानते ही नहीं कि उन्हें कोई समस्या है। वे तो हमेशा दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं। तो फिर उन्हें थेरेपी के कमरे तक लाया कैसे जाता है? ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है। आमतौर पर वे खुद से कभी मदद नहीं मांगते। अक्सर किसी बड़े संकट या विफलता के बाद ही वे थेरेपिस्ट के पास आते हैं। जैसे नौकरी छूट जाना या कोई बड़ा रिश्ता टूट जाना। हाँ, या फिर गंभीर डिप्रेशन या नशे की लत। वे इन समस्याओं का इलाज कराने आते हैं और तब थेरेपिस्ट को उनके असली डिसऑर्डर का पता चलता है। आज के इस विश्लेषण से ये तो पूरी तरह स्पष्ट होता है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर सिर्फ अहंकार की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके तार मस्तिष्क की बनावट, रक्त में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बचपन के गहरे आघातों और खुद को शर्म से बचाने की एक दर्दनाक जद्दोजहद से जुड़े हैं। और ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। खैर, इस विश्लेषण का अंत हम एक बहुत ही विचारणीय सवाल के साथ करना चाहेंगे। हमने अध्ययन में देखा कि हमारी आधुनिक संस्कृति चयापचय यानी मेटाबॉलिक और ऑक्सीडेटिव तनाव को प्रभावित कर सकती है। हाँ, जैविक रूप से हमारे पर्यावरण का हम पर सीधा असर पड़ता है। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि क्या आज की हमारी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आधारित संस्कृति, जहां हर किसी को खुद को परफेक्ट दिखाना है, लगातार इसी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा रही है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारा आधुनिक समाज अनजाने में एक ऐसी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मशीन बन गया है जो बड़े पैमाने पर नार्सिसिस्टिक लक्षणों को जन्म दे रही है और उन्हें पोषित कर रही है? जिस तरह से आज सोशल मीडिया काम कर रहा है,
ये संभावना बहुत वास्तविक लगती है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।